हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कॉट। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th में आपकी जो भारत की खोज की बुक है ना, उसका चैप्टर 7 और ये है, इसमें आएगा अंतिम दौर 2। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। तो गांधी जी का नेतृत्व, ये सारा हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि गांधी जी जो है ना, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। गरचे कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई। तो अंग्रेज़ जो है ना, सर की उपाधि दिया करते थे, तो लोग बड़ा सोचते थे कि वाओ, हमें अंग्रेज़ों ने खिताब दिए हैं, ये ऑनर्स दिए हैं। तो गांधी जी ने कहा छोड़ दो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं ये। तो लोगों ने छोड़ दिए, तो लोगों के नज़रों में इज्जत कम हो गई उनके दिए हुए ऑनर्स की। ये पतन के प्रतीक बन गए कि मतलब बहुत बुरा है, अगर किसी को ऑनर मिल रहा है तो मतलब वो तो बहुत ही बुरा इंसान है, ऐसी वाली चीज़ आने लगी लोगों के दिमाग में। नए मापदंड और मूल्य स्थापित किए गए। वायसरॉय के दरबार में रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासाप्रद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। तो पहले जो वायसरॉय के उसमें दरबार में होते थे राजा महाराजा, लोग सोचते थे वाओ कितने अच्छे हैं। अब लोगों के मन में आने लगा कि छी, ये लोग कितने बुरे हैं, ये लोग तो हमें गरीब करके खुद अमीर बने जा रहे हैं। तो लोगों की मानसिकता चेंज होने लगी थी। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर उनमें से बहुतों से सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो जो अमीर लोग थे, भले कुछ लोग हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, बट काफ़ी लोगों ने बहुत ही नॉर्मल सी, साधारण सी वेशभूषा पहननी शुरू कर दी, ताकि गरीब लोगों में उनमें बहुत ही कम सामाजिक अंतर दिखने को मिलने लगा। कांग्रेस के पुराने नेता, जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, उन्हें नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। तो जो नए दौर के नेता थे और जो पुराने दौर के नेता थे, कांग्रेस के नेता जो पुराने दौर के थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था ये नई चीज़ें, कि इतने ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाए इन बदलावों के साथ पुराने कांग्रेसी नेता। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उनका नशा कुछ दूर तक भर गया। बट जो पूरे देश में चल रहा था, इन लोगों ने भी अपनाया, जो पुराने लोग थे कांग्रेस में। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्गी के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता का मतलब होता है कुछ भी ना करना, के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो लोग जो कुछ नहीं कर रहे थे देश के लिए और अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहते जा रहे थे, गांधी जी ने उनको प्रेरित किया कि भाई अत्याचार मत सहो, इनके खिलाफ लड़ो। उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा। गांधी जी ने गांव की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया देश के लोगों का, और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों में से देहात में चहल पहल मच गई। तो पहले सिर्फ शहरों में ये सारे कांग्रेस के लीडर्स काम किया करते थे, अब गांव तक ये लोग पहुंच गए, और जो हलचल पहुंची तो इसने किसानों को झंझोर दिया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण की उस कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ, जो हमेशा उसके पीछा करती रहती है, उसके चपटे में देखा। मतलब जो कांग्रेसी नेता थे, जो ज़्यादा मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास फैमिली से आते थे, उन्होंने तो गरीबी देखी ही नहीं थी, पर जब वो गांव में गए तो उन्हें समझ आया कि देश में कितनी गरीबी है, क्या हालत है हमारे देश की। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वता पूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। तो किताबों से और भाषणों से ज़्यादा जाना जब वो वहाँ गए। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, उन्हें और भी ज़्यादा बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस में लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। तो वो उन्होंने अपने सारे विचारों को कांग्रेस पे, गांधी जी ने जितने भी वो विचार थे, उनके हर एक विचार को उन्होंने कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जो वो ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि उनके विचार तो बहुत ही एक्सट्रीम थे गांधी जी के, मतलब कि बिल्कुल ही अछूत, ये सब खत्म हो जाना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए। बट उस समय काफ़ी सारे नेता इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने धीरे धीरे काम किया। लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी के सारे विचारों को तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। मतलब कुछ लोग ये सोचते थे कि गांधी जी के विचार ठीक नहीं हैं। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। मतलब प्रभाव तो पड़ा फिर भी सब पर। हर
बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मतलब आपका गोल ठीक है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर आपको ठीक है, आपको गोल ठीक है, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट आप चीटिंग करके एग्ज़ाम क्लियर करें या पेपर लीक करवा के करें तो वो तो गलत है। तो आपका जो गोल है उस गोल तक पहुँचने का रास्ता भी आपका ठीक होना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते थे। गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतर्मन की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। वो हिंदू हैं, मगर वो कर्मकांड और ये सब काम नहीं करते हैं। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। तो वो होता है सत्याग्रह और प्यार के नियमों में जो वो बात करते हैं, उन्हीं को लेकर के ही वो चीज़ों को आगे फॉलो करते हैं, चलाते हैं। सत्य और अहिंसा इन दोनों तो सत्य और अहिंसा इन दोनों शब्दों का ही, तो ये देखिए, सत्य और अहिंसा इन दोनों शब्दों को वे ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म को मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों को सत्ता मानते थे। और देखिए, इन सब में ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल बिलीफ थे ना कि ये सही है ये गलत है, वो उन चीज़ों को इतना नहीं मानते थे, बल्कि वो प्रैक्टिकली देखते थे कि सच में क्या चीज़ें, सती प्रथा में कह रहे हैं कि धर्म में सही है, बट एक क्या जिंदा औरत को जला देना सही है? तो वो जो प्रैक्टिकल होती थी चीज़ें, उनको देख करके काम करते थे सही तरीके से। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि गांधी जी, ठीक है, उनके अपने विचार थे, उनकी अपनी विचारधाराएं थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो समय के साथ बदलते नहीं थे। वो समय के साथ साथ बदलते जाते थे और जैसे समय के साथ चलना चाहिए उस हिसाब से काम करते थे। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता जितना हाथ और दस्ताने में। तो वो जो भी काम बोला करते थे ना दूसरों से करने के लिए, पहले उसे वो खुद किया करते थे। जिस देश में वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, जिस देश को उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां संभाव से रहेंगी। मतलब ये है, गांधी जी कहते थे कि एक ऐसा भारत होना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये लगे कि ये हमारा देश है, ये मेरा देश है, और ऊंच नीच नहीं होगी, सारी जातियाँ सद्भाव से, मतलब अच्छे से रहेंगी। ऐसे भारत में कोई भी छुआछूत, नशा, दवाइयाँ, ये सब नहीं होंगी, ये सब अभिशाप होगा। स्त्री पुरुष जो है वो बराबर उनके अधिकार होंगे, औरत और आदमी बराबर होंगे। इस तरीके की विचारधाराएं थी गांधी जी की। यही उनके सपनों का भारत था। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बना पाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे, ठीक है, वो हिंदू हैं पर सारे बाकी दूसरे धर्म भी झूठ तो नहीं है। उन्होंने कहा कि हर धर्म में सत्य है और हमें उसे अपनाना चाहिए, उस सत्य को अपनाना चाहिए। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार किया। तो उनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो वो समझते आए थे, अपने पेरेंट्स से उन्होंने लिया था, जो विचार लिए थे, उसको संकीर्ण मतलब उसको छोटा बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लाम, ना पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास मेरे सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले। तो उन्होंने कहा कि ना ही हमारे देश में सिर्फ हिंदू होंगे, ना मुसलमान, ना ही कोई और धर्म के होंगे, बल्कि हर धर्म के लोग, हर संस्कृति के, हर तरह के लोग आपस में साथ मिल करके रहेंगे, लेकिन उनमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे ये मुझे मंजूर नहीं। तो उन्होंने कहा कि दूसरे देश के लोग भी आकर के यहाँ बसे, पर वो बसने के साथ साथ मुझे ही उखाड़ दे मेरे देश से, तो ये भी मुझे मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। मतलब अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं भुलाया आधुनिक विचारों के बावजूद भी। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और
सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। वह अध भूखे राष्ट्र को ना कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। वो कहते हैं कि जो देश भूखा है उसका ना ही कोई धर्म हो सकता है, ना ही कोई कला हो सकती, ना ही उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अगर आप लोगों को देश बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस देश के लोगों का पेट भरना होगा। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। तो जो भूखे लोगों को जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक देश का निर्माण कैसे हो सकता है। इस तरीके की बातें वो किया करते थे। आज हम सबसे पहले ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें और उसके बाद ज़िंदगी के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है कि हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना। तो वो कहते थे कि सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम हर किसी के लिए मुहैया कराएं। उसके बाद जो आभूषण हैं या जो सुंदर चीज़ें हैं वो तो उसके बाद खुद ब खुद आने लगेंगी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। तो भाई वो गरीब लोगों की बात करते थे, वो उनकी बात करते थे जिनकी बात कोई नहीं करता था। तो उनको सब उनसे आकर्षित हुए। अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों की ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों को भी उस तमाम तटस्थ लोगों में से इस बार में निश्चय कर पाते हैं तो क्या सोचना और क्या करना है। एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा हुई। तो उनके जो विद्रोही थे ना, वो भी मतलब विरोध तो उनका करते थे मगर मन मुटाव नहीं किया करते थे। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती और उसमें आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी की अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। तो गांधी जी सबको साथ मिला करके चलते थे। किसी के सामने झुकने में भी वो अपना मतलब खुद को नीचा नहीं समझते थे। वो सबके भावनाओं का आदर करते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। इसके बाद एक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। तो कई आंदोलन हुए, कई समस्याएं हुई, बट डटकर सबका सामना किया गया। जब सविनय अवज्ञा यानी कि नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कई सारे हुए, ये जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकार तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया। तो ये सब है कि आंदोलन जारी रहा। तो ये सब था चैप्टर का। हमारा सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हम लोग चैप्टर वाला कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।